हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की ओर बढ़ते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसे हार्डी क्रॉस मेथड भी कहते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड, बिकॉज प्रोफेसर हार्डी क्रॉस हैज़ डेवलप्ड दिस मेथड। ठीक है, तो ये बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सम टर्म्स। फर्स्ट, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होता है? इफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो and summation of m is equal to 0. These are the three equilibrium conditions. If these three equilibrium conditions are sufficient to find out the unknown reactions, then this is determinate structures. And if the equilibrium conditions are not sufficient to find out the unknown reactions and extra conditions have to be applied to find out the unknown reaction, then this is known as indeterminate structures. ठीक है, let us see the example. Suppose here hinge support and here roller support. तो hinge support के कारण यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे? 2 हॉरिजेंटल रिएक्शन भी आ जा रहे हैं और यहाँ पर 1 वर्टिकल रिएक्शन ओनली। ठीक है, तो 3 अननोन रिएक्शन, 3 आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस, देन दिस इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर यहीं पर आपका ये रोलर सपोर्ट ना हो करके हिंज सपोर्ट अगर आ गया, यानी तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे? 4 और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने? 3, यानी ये क्या हो जा रहा है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। अब वही अगर हिंज सपोर्ट आपका रहता है और लोड केवल आपके वर्टिकल रहेंगे, हॉरिजेंटल में कोई भी लोड नहीं रहेगा, तो हॉरिजेंटल रिएक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो उस केस में वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस ही के सफिशिएंट है फाइंड आउट करने के लिए। तो दैट विल बी इन दैट कंडीशन ओनली, इन दैट कंडीशन दैट विल बी द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। एंड इफ ऑल द टाइप ऑफ लोड्स आर प्रेजेंट देयर, मतलब हॉरिजेंटल लोड भी अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। अगर यहाँ पर आपका फिक्स्ड बीम रहा तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस? यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 6 और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3। तो ये क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कंटिन्यूस बीम भी जो आपका अभी हम देख रहे थे, वो सारे आपके इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं कुछ टर्म्स में, कैरी ओवर मोमेंट एंड स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, ये दोनों टर्म हम समझते हैं। तो उसे समझने के लिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर। जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में भी, प्रोप्ड कैंटिलीवर क्या होता है कि एक कैंटिलीवर बीम विथ रिएक्शन फोर्स एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, तो ए बी। ठीक है, लेंथ यहाँ पर एल है इसका। अब यहाँ पर मोमेंट अप्लाई किया जा रहा है, एक एम मोमेंट, एम मैग्नीट्यूड का मोमेंट बी पे, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका कुछ अगर डिफ्लेक्शन की बात करें कि इसका डिफॉर्म्ड शेप क्या हो जाएगा, तो ये क्या है? इस डायरेक्शन में लग रहा है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है? इसको ऊपर से उठाएगा, ऐसे उठाएगा ना, तो ये आपका इस तरीके से स्लोप यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इस तरीके से उठेगा यहाँ पे। रुकिए मैं थोड़ा सा, उठेगा ऐसे, और यहाँ पर आपका क्या? यहाँ पर तो स्लोप 0 होगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है, तो स्लोप 0 होगा। तो अगर इस डायरेक्शन, अगर ऐसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मोमेंट, यहाँ पर अगर मोमेंट अप्लाई होगा, रेजिस्टिंग मोमेंट होगा,
इसी डायरेक्शन में, मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ पर तो मोमेंट, यहाँ पर स्लोप आ जाएगा, स्लोप को रजिस्ट करना है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ही मोमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप यहाँ पर बना सकते हैं। चलो ठीक है, उसका नहीं भी बनाने आएगा तो चलेगा, मैं एक बस ओवरव्यू के लिए यहाँ पर बता दे रही हूँ कि जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से बनेगा। रुकिए मैं थोड़ा सा क्लियर इमेज बना देती हूँ। इस तरीके से आपका डिफ्लेक्शन जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्लोप यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्लोप प्रोड्यूस हो रहा है और मोमेंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, यानी कि एक तरह से एक सपोर्ट जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, यानी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि y 0 है लेकिन रोटेशन हो रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक तरह से हिंज सपोर्ट हो गया। तो हिंज सपोर्ट पे अगर आपको मोमेंट m अप्लाई किया जा रहा है तो फिक्स सपोर्ट उसका अगर फार्दर एंड फिक्स्ड रहता है तो कितना मोमेंट रजिस्ट करता है, यहाँ पर वही मोमेंट को हम की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वो मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि x डिस्टेंस पे मोमेंट का एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये l लेंथ का है, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सपोज कि ये रिएक्शन फोर्स आपका r है, तो क्या हो जाएगा, r के कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आर एक्स माइनस एम, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एम एक्स प्लस सी वन, और ई आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो अब C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे y 0, यानी यहाँ पर 0 पुट किए तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, एक मिनट, y इज इक्वल टू 0, तो C2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, C2 इज इक्वल टू, 1 मिनट थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, C2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू L पे dy बाई डी एक्स 0, तो यानी x इज इक्वल टू L पे dy बाई डी एक्स 0, तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, C1 इज इक्वल टू आ जा रहा है यहाँ पे ml माइनस आर एल स्क्वायर बाई 2, ml माइनस आर एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये C1 की वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा फाइंड आउट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे और R की वैल्यू क्या आ जाएगा, R का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर क्या हो गया, R इज इक्वल टू x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0, तो इससे R का वैल्यू क्या आ जा रहा है, R इज इक्वल टू आ जा रहा है इससे 3m बाई 2l, आप लोग पुट करके देख लीजिएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया R इज इक्वल टू 3m बाई 12। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट क्या प्रोड्यूस होगा, आई एम सेइंग बेंडिंग मोमेंट नॉट द रजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट ए पर प्रोड्यूस हो रहा है उस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए रजिस्टिंग मोमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, आर के कारण एंटी क्लॉकवाइज है यानी आर के कारण पॉजिटिव, तो आर एल माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3m बाई 12 इंटू एल माइनस एम, यानी ये हो गया 3m बाई 12 माइनस एम, यानी ये हो गया आपका प्लस m बाई 2। ये क्या हो गया, प्लस m बाई 2। ठीक है, प्लस m बाई 2 आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो अब प्लस m बाई 2 प्लस का क्या मतलब है
कि राइट साइड में प्लस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी बेंडिंग मोमेंट ए पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m/2 मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस हो रहा है। तो रजिस्टिंग मोमेंट इसको रजिस्ट करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, तो -m/2। तो यानी कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका मतलब रजिस्टिंग मोमेंट जो ए पर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज में m/2, ठीक है। इसका मतलब कि अप्लाइड मोमेंट अगर m है तो रजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ अप्लाइड मोमेंट एंड ऑफ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अप्लाइड मोमेंट। अप्लाइड मोमेंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और रजिस्टिंग मोमेंट भी क्लॉकवाइज में है। इसका मतलब रजिस्टिंग मोमेंट हाफ हो जाता है, लेकिन अप्लाइड मोमेंट का हाफ हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है, ठीक है। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जहां पर आपका फार्दर एंड अगर फिक्स रहे, ठीक है, फार्दर एंड फिक्स रहे और मोमेंट जो अप्लाइड मोमेंट है वो कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, तो वैसे सपोर्ट पे जहाँ पर ट्रांसलेशन को रजिस्ट किया जा रहा है लेकिन रोटेशन नहीं रजिस्ट हो रहा है, यानी एक तरह से हिंज सपोर्ट पे। तो हिंज सपोर्ट पे अगर अप्लाइड मोमेंट m हो रहा है तो उसके फार्दर एंड अगर फिक्स है तो वहां पर रजिस्टिंग मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाफ टाइम्स ऑफ अप्लाइड मोमेंट एंड इज ऑफ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अप्लाइड मोमेंट। दिस रजिस्टिंग मोमेंट इज द कैरी ओवर मोमेंट। मतलब क्या हो गया कैरी ओवर मोमेंट, कि अप्लाइड मोमेंट का हाफ हो जाता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है एज दैट ऑफ द अप्लाइड मोमेंट, ठीक है। तो दिस इज द कैरी ओवर मोमेंट, यानी क्या हो गया यहाँ पे, द रिएक्टिंग मोमेंट यानी रजिस्टिंग मोमेंट m/2 एट द एंड a ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड मोमेंट एट b इज द कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। एंड दिस प्रिंसिपल इज द कैरी ओवर फैक्टर, सॉरी कैरी ओवर थ्योरम, ठीक है, कैरी ओवर थ्योरम। एंड कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर मतलब कितना इसका ये टाइम्स हो रहा है अप्लाइड मोमेंट का, तो क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, यानी एक तरह से प्लस हाफ, ये हो गया आपको कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड मोमेंट है और रजिस्टिंग मोमेंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लेकिन हाफ है, इसलिए कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, +1/2, ठीक है। तो दिस इज द कैरी ओवर मोमेंट। अब यहाँ पे अगर स्टिफनेस की बात करें, हम स्टिफनेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हम, EI/dy/dx एट बी यानी x इज इक्वल टू 0 पे, एट बी पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे, तो EI/dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, EI/dy/dx इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू ml-RL²/2। तो r की जगह हम पुट कर देते हैं 3m/2l, तो यानी कि EI/dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एट x इज इक्वल टू 0 पे ml/4। आप लोग देख लेना पुट करके, ये इतना ही आ रहा है। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ml/4EI, इसको हम थीटा बी कहते हैं, यानी यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4EI/L इंटू थीटा बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि बी सपोर्ट पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस करें कि थीटा बी स्लोप प्रोड्यूस हो, ठीक है। थीटा बी स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोमेंट हम अप्लाई करें, दिस इज द m हियर, 4EI/L इंटू थीटा बी, दिस इज हम ये इसे क्या बोल सकते हैं कि मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई एट बी विच प्रोड्यूस स्लोप थीटा बी एट बी, यानी थीटा बी स्लोप बी पॉइंट पे प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोमेंट चाहिए, तो 4EI/L इंटू थीटा बी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसी स्टेटमेंट से आपको स्टिफनेस डिफाइन होगा,
ठीक है, तो थीटा बी स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए मोमेंट कितना चाहिए, 4EI/L इंटू थीटा बी। और अगर यहाँ पर यही यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोमेंट चाहिए, यूनिट स्लोप मतलब थीटा बी की जगह हम 1 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट कितना अप्लाई होना चाहिए, 4EI/L, यानी moment required to apply at B to produce unit slope at B is the 4EI/L, and this moment is the stiffness of the member। ठीक है, तो स्टिफनेस क्या है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप एट बी, दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द मोमेंट, 1 मिनट, ठीक है, तो ये मोमेंट क्या हो गया आपको, मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट बी टू प्रोड्यूस स्लोप थीटा बी इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो मोमेंट एम यानी कि ये क्या हो गया, 4EI/L इंटू थीटा बी। ठीक है, तो मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट बी moment required to be applied at B to produce unit slope, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे अगर यूनिट स्लोप के लिए अगर देखें तो मोमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 4EI/L, एंड दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो स्टिफनेस क्या हो गया, मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट बी, कितना हम मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई, बी सपोर्ट पे अप्लाई करें कि वहां पर स्लोप जो है वो यूनिट स्लोप प्रोड्यूस हो। ठीक है, यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोमेंट अप्लाई करने की जरूरत है, दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। तो यहाँ अगर फर्दर किसी एक सपोर्ट पे जहाँ पर ट्रांसलेशन रेजिस्ट कर रहा है और रोटेशन हो रहा है, उस सपोर्ट पे अगर कोई मोमेंट एम अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, और उसका फार्दर एंड अगर फिक्स रहता है तो कैरी ओवर मोमेंट क्या हो जाएगा, +½ और स्टिफनेस क्या हो जाएगा, 4EI/L। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम और कुछ ये एग्जांपल्स देखते हैं कि अभी था कि फार्दर एंड आपका फिक्स था, अब क्या करते हैं, फार्दर एंड हिंज कर देते हैं, यानी एक तरह से वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम मोमेंट सेम वैसे ही अब एम अप्लाई कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रिएक्शन फोर्स यहाँ आर, यहाँ आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी, ए बी बीम है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या है, ये आपको आर एल माइनस एम इज इक्वल टू 0, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, m/l। ठीक है, तो ये हो गया आपको अपवाद में, और यहाँ आपको
इसका मतलब आर बी आपको हो गया एम बाई एल अपवर्ड एंड आर ए एम बाई एल डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब हम आते हैं ये इक्वेशन लिखने, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने। तो यहाँ पे ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एम एक्स प्लस सी वन, और ई आई वाई इज इक्वल टू हो गया एम एक्स क्यूब बाई 6l माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 यानी c2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू l पे y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स का कंडीशन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंज सपोर्ट है, फिक्स तो है नहीं, तो dy बाई डी एक्स 0 का कंडीशन नहीं लगेगा। तो x इज इक्वल टू l पे y इज इक्वल टू 0 यानी c1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जा रहा है, ml बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर इस कंडीशन में हमको देखना है कि कैरी ओवर मोमेंट क्या हो रहा है, कैरी ओवर फैक्टर क्या हो रहा है, और स्टिफनेस क्या हो रहा है। ठीक है, तो कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो वहाँ पर फिक्स सपोर्ट था, तो फिक्स सपोर्ट पे तो मोमेंट प्रोड्यूस हो, रेजिस्ट मोमेंट आएगा ही, रेजिस्टिंग मोमेंट वहाँ पर आएगा ही। अब यहाँ पर क्या है, आपका हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर मोमेंट क्या हो गया, 0। तो मोमेंट 0 यानी कि कैरी ओवर मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, सो कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पर क्या हो गया, कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब स्टिफनेस की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट पे पहले देखना है, बी पॉइंट पे ही, यानी स्टिफनेस क्या होता है कि जहाँ पर मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वो कितना मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, यहाँ पे स्लोप से हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो स्लोप सबसे पहले निकालते हैं बी पॉइंट पे, यानी x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे c1 इज इक्वल टू एम एल बाई 3 है, तो यानी एम एल बाई 3 ई आई, एम एल बाई 3 ई आई, थीटा बी इज इक्वल टू एम एल बाई 3 ई आई। यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 ई आई बाई एल इंटू थीटा बी। जैसे वहाँ पे क्या था, 4 ई आई बाई एल इंटू थीटा बी, तो वहाँ पर यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा बी स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोमेंट चाहिए, तो 3 ई आई बाई एल इंटू थीटा बी व्हेन देयर इज हिंज सपोर्ट एट द फार्दर एंड। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज फिक्स सपोर्ट एट द फार्दर एंड, मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट बी टू प्रोड्यूस स्लोप थीटा बी इज द 4 ई आई बाई एल इंटू थीटा बी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए मोमेंट कितना चाहिए, यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए तो 3 ई आई बाई एल। ठीक है, थीटा बी की जगह 1 रख देंगे तो 3 ई आई बाई एल, यानी स्टिफनेस ऑफ द मेंबर क्या हो गया, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर क्या हो गया आपको, मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट बी so as to produce unit slope at b। ठीक है, थीटा स्टिफनेस यही होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ई आई बाई एल, यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने में कितना मोमेंट चाहिए, तो 3 ई आई बाई एल। तो ये हो गया आपको जब फार्दर एंड आपका हिंज रहता है। ठीक है, अब फार्दर एंड अगर फिक्स रहता है तो 4 ई आई बाई एल। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, और कुछ कंडीशन और हम देखते हैं जिसमें कि हम कैरी ओवर फैक्टर की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर क्या हो गया, इस कंडीशन में कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि कैरी ओवर मोमेंट 0 है तो कैरी ओवर फैक्टर भी क्या हो जाएगा,
ज़ीरो, सॉरी इस कंडीशन में फिक्स सपोर्ट पे तो कैरी ओवर फैक्टर क्या हो गया प्लस हाफ, और फिर हिंज सपोर्ट पे अगर फिक्स फार्दर इन अगर हिंज रहा तो कैरी ओवर फैक्टर क्या हो गया ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम और समराइज करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर फार्दर इंड आपका फिक्स रहता है और एक किसी सपोर्ट पे जहाँ पर ट्रांसलेशन को रजिस्ट कर रहा है विदाउट ट्रांसलेशन बट प्रोड्यूस रोटेशन, देन देयर विल बी द कैरी ओवर मोमेंट इज द कैरी ओवर मोमेंट या कैरी ओवर फैक्टर जो बोले, तो कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे स्टिफनेस क्या हो जाएगा स्टिफनेस 4EI/L। वही अगर यहाँ पर फार्दर इंड अगर आपका हिंज रहे तो कैरी ओवर फैक्टर क्या हो गया ज़ीरो, और स्टिफनेस क्या हो गया 3EI/L। ठीक है, और अगर आपका फ्री रहा यानी कि यहाँ पर जो हम ट्रांसलेशन को रजिस्ट कर रहे थे और रोटेशन को अप्लाई हो रहा था, तो उस कंडीशन में ये था। अब यहाँ पर है कि ट्रांसलेशन को भी रजिस्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी रजिस्ट नहीं कर रहा है यानी फ्री इंड है, तो उस केस में अगर आपका मोमेंट एम अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो रजिस्टिंग मोमेंट तो क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में एम अप्लाई होगा, एम आएगा, रजिस्टिंग मोमेंट इस एम को रजिस्ट करेगा ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कैरी ओवर फैक्टर, अगर हम यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जा रहा है -1, क्योंकि क्या है माइनस एम है कैरी ओवर मोमेंट, तो कैरी ओवर फैक्टर -1 हो गया। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है जो कि आपको मेनली जो याद रखना है वो ये दोनों कंडीशन ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यही दो कंडीशन का ही यूज होता है आपका जनरली। ठीक है, कि स्टिफनेस क्या हो गया इस केस में और स्टिफनेस इस केस में क्या हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, रिलेटिव स्टिफनेस, ये सब की बात करेंगे। ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा।